निकलो यहाँ से अभी। आदित्य ने इतनी जोर से अनिका को डांटा था कि सभी के चेहरों पर पसीना उभर आया था। सब हैरानी से इधर उधर देखने लगे, मगर साक्षी अपने चेहरे पर आई मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। अनिका अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी रही। तभी आदित्य ने तेज आवाज में अपनी बात दोहराई। मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। ये बोलते हुए भी आदित्य की नजरें साक्षी पर ही टिकी हुई थी। वहीं अनिका ने एक बार फिर से आदित्य को समझाने की कोशिश की। लेकिन आदित्य, तुम मेरे डैड को जानते हो। लीव, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। घबराहट में अनिका वहां से बाहर भाग गई। अनिका के जाने के बाद साक्षी ने आदित्य से कहा, मुझे लगता है तुमने उसका दिल तोड़ दिया। ये सुनकर भी आदित्य सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहा। वहीं बात को संभालते हुए विवेक ने अनिल जी को आदित्य का बिजनेस कार्ड दिया और उनसे बातें करते हुए वहां से ले जाने लगा। विवेक अनिल जी को अपने साथ इतनी दूर ले गया था कि उन्हें साक्षी और आदित्य की बातें सुनाई ना दे। उनके जाने के बाद आदित्य ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, वी नीड टू टॉक। न जाने क्यों आज साक्षी को घबराहट महसूस हो रही थी। बस इसलिए वो आदित्य की बात मानकर बैठ गई। उसका गला सूखने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए वाइन के ग्लास पर पड़ी। उसने ग्लास उठाया और एक ही बार में पूरा पी गई। आदित्य साक्षी को देख रहा था। विवेक भी अब तक अनिल जी के साथ वहां आ गया था। उसने जैसे ही साक्षी को आदित्य के गिलास से पीते हुए देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो मन में बुदबुदाया, ये लेडी बॉस ने क्या कर दिया? बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी चीजों को छुए। उसने झट से आदित्य से कहा। सर, मैं आपके लिए दूसरा ग्लास मंगवाता हूँ। आदित्य ने साक्षी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। कुछ टाइम में जब विवेक आदित्य के लिए वाइन लेकर आया तो उनके साथ संकल्प भी मौजूद था। संकल्प को देखते ही साक्षी मुस्कुरा दी। हाय संकल्प, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी तुमसे फिर मुलाकात हो जाएगी। वाकई में दुनिया बहुत छोटी है। फिलहाल तुम्हारा पेट कैसा है? साक्षी ने हंसते हुए थोड़ा झुककर संकल्प के पेट पर धीरे से मुक्का मारा, लेकिन ये सब करते हुए उसने गलती से आदित्य की बाजू पर भी मार दिया था। उसने आदित्य की तरफ देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रहा था। अचानक साक्षी का गला फिर से सूखने लगा, लेकिन इस बार उसने आदित्य का ग्लास उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से आदित्य से कहा, सॉरी, गलती से आपको लग गई। इट्स फाइन। वैसे अगर तुम्हारे डैड इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो तुम एक रेस्टोरेंट में काम क्यों करती हो और उस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहती हो? मुझे लो प्रोफाइल रहना पसंद है। मैं अपने डैड के कमाए हुए पैसों पर अपना रौब नहीं झाड़ना चाहती। ये कहते हुए आदित्य ने अपने हाथों से साक्षी के माथे पर लुढ़काई एक लट को उसके कान के पीछे किया। न जाने क्यों, लेकिन साक्षी ने भी उसे रोका नहीं। आदित्य का करीब आना उसे बुरा नहीं लगा, ना ही उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ। बल्कि जब आदित्य ने उसे छुआ तो उसके गालों पर हया की लाली उतर आई। उसे समझ नहीं आया कि क्यों वो आदित्य के छूने पर इस तरह रिएक्ट कर रही है। आदित्य की छुअन उसे एक अलग एहसास करा रही थी। उसने अनिल जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अनिल जी कुछ बोलते उससे पहले ही आदित्य ने उनसे कहा, मिस्टर रायचंद, मैं अभी आपकी बेटी से कुछ देर और बात करना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर साक्षी आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इतनी बेबाकी से उसके डैड से ये सब कुछ बोल सकता है। अनिल ने एक बार साक्षी को देखा, फिर आदित्य से कहा, जी बिल्कुल, आप दोनों बैठकर बात कीजिए, तब तक मैं बाहर और लोगों से मिलकर आता हूँ। ये बोल के वो बाहर चले गए। साक्षी को आज झटके पर झटके लगे जा रहे थे। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने अपने होंठ दांत से दबाए और एक बार फिर आदित्य का रखा हुआ वाइन का ग्लास उठाकर पी गई। उसने नजर उठाकर आदित्य की तरफ देखा तो वो उसे टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रहा था। साक्षी ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं आपके लिए दूसरा ग्लास ले आती हूँ। ये कहकर साक्षी उठी ही थी कि आदित्य ने उसकी कमर पर अपना हाथ लपेटकर उसे वापस खींच लिया। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने संकल्प से वाइन लाने को कहा। संकल्प के जाते ही आदित्य ने साक्षी की आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने अपना अपार्टमेंट क्यों छोड़ दिया? साक्षी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ वो नहीं, एक्चुअली वहां पर चूहे बहुत ज्यादा थे। ओह, तो तुमने बिल्कुल सही समय पर ये सब किया है। साक्षी को लगा कि आदित्य ने उसके झूठ पर यकीन कर लिया है, मगर आदित्य के चेहरे की मुस्कुराहट उसे अजीब लगी। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे सवाल किया, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि मैंने लैंडलॉर्ड को दिए तुम्हारे सारे एक्स्ट्रा पेमेंट कैंसिल करवा दिए हैं।
तुम्हारा सामान मेरे घर पर शिफ्ट हो गया है और पैसे जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। व्हाट? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अब मेरे घर रहने के लिए आ रही हो। इसके बाद वहां शांति छा गई। कुछ पलों तक साक्षी हैरानी से आदित्य को देखती रही। फिर उसने झुंझलाते हुए कहा, हाउ डेयर यू। आदित्य हंसने लगा। एक पल के लिए तो साक्षी उसकी हंसी में खो गई। फिर आदित्य ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई सेड कि तुम्हें मेरे साथ रहने आना है तो तुम्हें आना है। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। साक्षी की झंझलाहट बढ़ गई। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, इसका मतलब आपको घर में कोई मेड चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि मुझे घर के काम नहीं आते हैं। ये सुनते ही आदित्य इरिटेट हो गया। उसने साक्षी को घूरते हुए कहा, मुझे मेड की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो आपको कोई बॉडीगार्ड चाहिए होगा। एग्जैक्टली, मुझे पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। साक्षी उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई पागल इंसान देख लिया हो। उसने घूरते हुए आदित्य से पूछा, आप मुझे डेट करना चाहते हैं? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। ये कहते हुए साक्षी ने झटके से आदित्य का हाथ अपनी कमर से अलग किया और उसे धक्का देकर लेडीज वॉशरूम चली गई। आज आदित्य की नजदीकी उसे बेचैन कर रही थी, पर चाहकर भी वो उससे दूर नहीं हो पा रही थी। उसके साथ एक अजीब सी सुरक्षा और सुकून का एहसास हो रहा था। पहले भी कई लड़कों ने उसके करीब आने की कोशिश की थी, मगर उनका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ था। पर आदित्य अलग था। तभी उसे आदित्य को किस करना याद आया और उसके गाल लाल हो उठे। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया ही था कि उसे अनिका की आवाज सुनाई दी, यू बिच। साक्षी ने पीछे देखा और बड़बड़ाई, आज वाकई मेरा दिन बहुत खराब है। इस बदतमीज लड़की से 3 बार मिल चुकी हूँ। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अनिका को इग्नोर करके वहां से जाने लगी तो अनिका उसका रास्ता रोककर उसके सामने आ खड़ी हो गई। फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत की मसाल देनी पड़ेगी। पहले तुमने मुझसे मेरी ड्रेस चुराई और अब मेरा आदित्य। आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तुम्हें हम दोनों को साथ देखकर क्या लगा? तुम्हें मैं सीक्रेट बता ही देती हूँ, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साक्षी की बात सुनकर अनिका का गुस्सा और बढ़ गया। उसने साक्षी को धमकाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आदित्य ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम बीच में ना आती तो आज आदित्य मेरा होता। हमारे बीच सिर्फ तुम आई हो। साक्षी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो आमतौर पर किसी पर हाथ नहीं उठाती, लेकिन अनिका के शब्द अब उसकी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुके थे। मगर अनिका तो बिना सिर पैर की बातें बोले जा रही थी। यू बिच, आज से पहले कितने लड़कों के साथ तुमने रिश्ता बनाया हुआ है? क्या उन सब से तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम मेरे आदित्य के पीछे पीछे आ गई? अब ये सब साक्षी की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने अनिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक पल के लिए अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुस्से और आंसुओं से भरी हुई आंखों से साक्षी को देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रुको, मैं अभी आदित्य को बताती हूँ, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अनिका गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जब साक्षी कुछ देर के बाद आदित्य के पास पहुंची तो उसने देखा कि अभी भी अनिका का शो चालू था, लेकिन इस वक्त आदित्य अकेला नहीं था, उसके साथ रोहन भी था। रोहन को वहां देखकर साक्षी ने अपना माथा पीट लिया। उसने एक नजर आदित्य के पास रखे हुए अपने फोन को देखा। फोन उठाकर जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, वरना इस सर्कस का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सोचते हुए साक्षी ने अनिका को और रोहन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपना फोन उठाया और वहां से जाने लगी। तो उसे अनिका की शिकायती आवाज सुनाई दी, आदित्य देखो ना, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई। इसने मुझे काफी जोर से थप्पड़ मारा है। अब तुम ही इसका कुछ कर सकते हो। इसे इसकी किए की सजा दो। साक्षी बिना रुके आगे बढ़ती रही तो आदित्य ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। फिर फिक्र के साथ पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? साक्षी ने पलटकर हैरानी से आदित्य की तरफ देखा, लेकिन आदित्य की नजर इस बार उसके चेहरे पर ना होकर उसके हाथ पर थी और वो धीरे धीरे उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहला रहा था। ओह, मेरा हाथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। अगली बार इन सारे कामों के लिए तुम संकल्प को बोल दिया करो। तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, डैड इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बट टेक केयर। इतना कहकर आदित्य ने साक्षी का हाथ छोड़ दिया। वो बाहर जाने ही वाली थी कि रोहन ने उसे आवाज लगाई, साक्षी वेट। लेकिन साक्षी उसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ती गई। उसके बाहर जाते ही आदित्य ने अनिका की तरफ देखा और अपनी गहरी आवाज में संकल्प को हिदायत दी, संकल्प,
इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, और ध्यान रहे कि आज के बाद इस शहर में मेरे किसी भी मॉल या किसी भी बिल्डिंग के अंदर ये कदम भी ना रख पाए। संकल्प ने हाँ में सिर हिलाया तो अनिका ने गुस्से और अपमान से चिल्लाते हुए कहा, आदित्य, मेरे पापा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन संकल्प के आदमी उसे पकड़कर पार्टी से बाहर निकालने लगे। जब साक्षी ने ये सब होते हुए देखा तो वो बुदबुदाई, अनिका के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके डैड एक बार भी आदित्य के सामने नहीं आए। शायद वो जानते हैं कि अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो अपनी नौकरी और पोजीशन को गंवा सकते हैं। फिर उसने अनिल जी से पूछा, डैड, अब चले यहाँ से? अनिल जी ने उसे जवाब देने के बजाय उससे जो सवाल किया उसे सुनकर साक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या आदित्य सच में साक्षी को अपने घर में रहने के लिए मजबूर करेगा? क्या साक्षी आदित्य के इस फैसले के पीछे की असली वजह जान पाएगी? और आखिर अनिल जी ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसने साक्षी को हैरान कर दिया? क्या ये सवाल उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? जानिए आगे क्या होता है। सुनिए इश्क है सिर्फ तुमसे का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। साक्षी, आदित्य को देखकर लग रहा था जैसे वो तुम्हें पसंद करता है। साक्षी इरिटेट होते हुए बोली, डैड प्लीज वापस से अपना घिसा पटा डायलॉग मत शुरू कीजिए। मगर तब अनिल जी ने साक्षी की बात को इग्नोर करते हुए सवाल पूछा, तुमने आदित्य से ठीक से बात तो की ना? फिर उसने धीरे से अनिल जी को बताया, वो मुझे डेट करना चाहता है। बेटा, अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन आदित्य रघुवंशी एक बहुत अच्छा इंसान है। उसका आज तक मीडिया में कोई स्कैंडल भी नहीं आया है और वो हमेशा औरतों से दूर ही रहता है, तो इन सब के हिसाब से वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। अनिल जी की बात खत्म होते ही साक्षी ने पूछा, रोहन से भी अच्छा? ये सवाल सुनते ही अनिल जी के चेहरे के भाव बदल गए। साक्षी को एहसास हुआ कि एक बार फिर वो बिना सोचे समझे बोल गई। तभी अनिल जी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, 3 साल पहले रोहन ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन आदित्य वाकई बहुत अच्छा है। फैसला अब तुम्हारी ही हाथों में है। साक्षी ने सदा हुआ जवाब दिया, डैड, मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। वो अनिल जी के साथ वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी रोहन ने वहाँ आकर साक्षी का हाथ पकड़ लिया। साक्षी, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 10 मिनट। साक्षी ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाथ को। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आदित्य की आवाज़ गूंज उठी, अपना हाथ हटाओ। आदित्य की आवाज़ से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। रोहन ने घबराते हुए साक्षी का हाथ छोड़ दिया। आदित्य ने आकर साक्षी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। आदित्य के करीब आकर साक्षी बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। तभी आदित्य ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ अनिल जी से पूछा, मिस्टर रायचंद, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं साक्षी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। जी मिस्टर रघुवंशी, जैसा साक्षी को सही लगे। ये सुनकर साक्षी ने अनिल जी की तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ। वो बोली, डैड, आप ऐसे कैसे किसी को भी परमिशन दे सकते हैं? मैं कोई चीज़ थोड़ी ना हूँ जो कोई भी ले जा सकता है। साक्षी कहती रही पर आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। वो साक्षी की कमर में हाथ डाले हुए ही पार्टी से बाहर आ गया। बाहर आते ही साक्षी खुद को आदित्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही, छोड़ो, आदित्य ने सॉफ्टली कहा। जान, अच्छे बच्चे की तरह खड़ी रहो। साक्षी ने जैसे ही आदित्य के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुना, उसके बदन में एक सिरहन सी दौड़ उठी। फिर भी उसने खुद को आदित्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश जारी रखी, मगर एक पल के लिए भी आदित्य की पकड़ ढीली नहीं हुई। आदित्य ने कार का दरवाजा खोला और साक्षी को अंदर बैठने का इशारा किया तो वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, समझे? उसके इतना कहते ही आदित्य ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में खुद अपनी गोद में लेकर बैठ गया। साक्षी गिड़गिड़ाने लगी, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। साक्षी लगातार आदित्य की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य की पकड़ बहुत मजबूत थी। आदित्य ने साक्षी के कान के पास अपना मुंह लगाकर कहा, हिलना बंद करो। साक्षी को जैसे ही एहसास हुआ वो आदित्य की गोद में बैठी है, वो बिना हिले शांति से बैठ गई। तभी संकल्प और विवेक भी कार में आकर बैठ गए। संकल्प ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए पूछा, सर कहाँ चलना है? तब साक्षी और आदित्य ने एक साथ जवाब दिया। आदित्य बोला, घर। साक्षी ने कहा, संकल्प टैक्सी स्टैंड चलो। तभी आदित्य ने सख्ती से कहा, कार घर लेकर चलो। संकल्प पहले कंफ्यूज हुआ कि वो किसकी बात माने।
फिर उसने आदित्य की बात मानते हुए साक्षी को इग्नोर कर दिया। ये देखकर साक्षी गुस्से से भर गई। उसने घूरते हुए आदित्य को देखा, फिर संकल्प के ऊपर चीखी, संकल्प, मैंने कहा कि अभी की अभी टैक्सी। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। आदित्य की सांसें साक्षी के गर्दन से टकराने लगी। साक्षी की सांसें एक पल के लिए थम सी गई। तभी आदित्य ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, नो आर्ग्यूमेंट, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चल रही हो एंड दिस इज फाइनल। साक्षी का गुस्सा फिर बढ़ गया। उसने आदित्य के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और उसकी गोद से उतरकर सीट पर थोड़ी दूर खिसक कर बैठ गई। उसने अपना एक हाथ कार के डोर के हैंडल पर रखा और दूसरे हाथ की उंगली आदित्य की तरफ दिखाते हुए कहा, अगर तुम मुझे जबरदस्ती लेकर जाओगे तो मैं यहीं उतर जाऊंगी। आदित्य ने झंझलाहट में अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, साक्षी, आई रिस्पेक्ट योर विशेस। तुम्हें यहाँ उतरना है तो उतरो, मगर तुम्हारी मंजिल मेरा घर ही है। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे घर पर मेरे साथ मेरे कार में चल रही हो या फिर पैदल आओगी। अब तो साक्षी का गुस्सा हद से ऊपर बढ़ गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए संकल्प से कहा, संकल्प, कार रोको वरना मैं चलती कार से कूद जाऊंगी। साक्षी ने कार का दरवाजा भी खोल दिया। घबराहट में संकल्प ने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी। उसने सवालिया नजरों से विवेक को देखा तो विवेक ने भी घबराहट में अपने कंधे उचका दिए। संकल्प अजीब मुश्किल में फंस गया था। एक तरफ उसे डर था कि कहीं साक्षी गुस्से में खुद को चोट ना पहुंचा ले, तो दूसरी तरफ वो बिना आदित्य के ऑर्डर के कार रोक नहीं सकता था। वहीं आदित्य को साक्षी की इस हरकत पर गुस्सा आ गया, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ने दस्तक दे दी। उसने मन में सोचा, ये शेरनी न सिर्फ जंगली है बल्कि खूंखार भी है। साक्षी ने जब आदित्य को मुस्कुराते देखा तो बोली, ठीक है, पर तुम्हारी जिद का अंजाम देखो। वो कार से कूदने ही वाली थी कि आदित्य की दमदार आवाज गूंज गई, स्टॉप। संकल्प ने तुरंत ही ब्रेक दबा दिया। ब्रेक के झटके से साक्षी का बैलेंस बिगड़ा। वो बाहर गिरने को हुई, पर आदित्य ने उसकी बाह पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अनजाने में ही, मगर कुछ पलों के लिए उनके होठ मिल गए। साक्षी की धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। कुछ पलों तक वो आदित्य के होठों की गर्माहट में अपना गुस्सा भूल गई। जब आदित्य के हाथ सरकते हुए उसकी कमर तक पहुंचे तो साक्षी वापस हकीकत में आई। उसने झटके से खुद को आदित्य से अलग किया। दोबारा मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। और वो कार से नीचे उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गई। आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए संकल्प और विवेक से कहा, तुम लोग घर पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। मगर सर, आपकी सिक्योरिटी। आदित्य ने उन्हें घूरा। जितना कहा गया है उतना करो। वो भी कार से उतरकर साक्षी के पीछे बढ़ गया। संकल्प और विवेक कार लेकर वहां से चले गए। इधर साक्षी ने नोटिस किया कि आदित्य उसके पीछे ही आ रहा है, तो पहले तो उसने आदित्य को इग्नोर किया, मगर जब आदित्य उसके करीब आने लगा तो साक्षी ने चिढ़कर आदित्य का कॉलर पकड़ लिया। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे कहा, साक्षी, डोंट ट्राई माई पेशेंस। तुम पहली हो जिसके हाथ मेरे कॉलर तक पहुंचे हैं, वरना मैं ऊंची आवाज में बात करने वालों का भी वो हाल करता हूँ कि उनकी रूह तक कांप जाती है। ये सुनते ही साक्षी की पकड़ आदित्य के कॉलर पर और कस गई। उसने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, ओह रियली? चलो आज देख ही लेते हैं कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। जाओ, नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा कॉलर। आदित्य ने गुस्से में अपने होंठ भींचे, फिर खुद को शांत करते हुए साक्षी को समझाया, तुम्हें जो करना है कर लो, मगर मुझे नहीं रोक सकती। साक्षी झल्ला उठी, मिस्टर आदित्य रघुवंशी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे ना तुम्हारे पैसों का लालच है और ना तुम्हारे रुतबे से डर लगता है। मैं तुम्हें एंटरटेन कभी नहीं करूंगी। साक्षी के गाल गुस्से से लाल हो रहे थे और वो भूल गई थी कि उसने आदित्य का कॉलर पकड़ा है, जिसकी वजह से वो उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसका खूबसूरत चेहरा अपने करीब देखकर आदित्य शिकारी अंदाज में मुस्कुराया। ठीक है, तुम पैदल चलना चाहती हो, फाइन विद मी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तुम ये समझ लो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। साक्षी ने गुस्से से उसे घूरा, फिर उसका कॉलर छोड़कर किसी बच्चे की तरह पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। इस वक्त रात गहरा चुकी थी। अंधेरे में साक्षी ध्यान से आगे कदम बढ़ा रही थी। ठीक इसी टाइम आदित्य के फोन की रिंग बजी। वो रुककर बात करने लगा। साक्षी ने मौके का फायदा उठाकर अपनी चाल तेज कर दी। वो एक सुनसान मोड़ पर मुड़ी और किसी से टकरा गई। वो एक्सक्यूज मी कहकर आगे बढ़ी, मगर उस शख्स ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो जान? मैं और मेरे दोस्त बहुत बोर हो रहे थे और देखो तुम मिल गई। उस शख्स ने सीटी बजाकर अपने साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते साक्षी को 8 आदमियों ने घेर लिया था। लगता है सुकून की जिंदगी से थक गए हो, तो ठीक है।
इतना कहकर साक्षी ने अपने सामने खड़े आदमी को एक जोर का पंच रसीद दिया। उस आदमी के होठों से खून निकलने लगा। उसने अपने होठ छुए और फिर अपने साथियों को इशारा किया। उन 8 आदमियों ने साक्षी को घेर लिया, पर अब साक्षी रुकी नहीं। कोई साक्षी का हाथ पकड़ रहा था तो कोई उसके बाल। साक्षी सबको मार रही थी, पर धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो धीरे से बोली, समवन हेल्प। वहीं जब आदित्य ने सीटी की आवाज सुनी तो उसने फोन काट दिया और साक्षी को ढूंढने लगा। उसने जब उन लोगों को साक्षी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो उसकी मुट्ठियां भिज गई। स्टॉप! वो गरजते हुए उन पर टूट पड़ा। अब साक्षी भी संभल गई। आदित्य और साक्षी दोनों किसी खिलाड़ी की तरह उन आदमियों को मारने लगे। कुछ ही देर में वो 8 आदमी जमीन पर धूल चाट रहे थे। आदित्य ने झट से साक्षी को अपने पास खींच लिया। आर यू ओके? थैंक्स फॉर हेल्प, बट अब मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। साक्षी ने आदित्य को खुद से दूर किया और फिर आगे बढ़ने लगी। तभी आदित्य की आंखें गुस्से से चमक उठी। उसने साक्षी की कलाई पकड़ ली। आऊंगा, जिससे कि तुम फिर से कोई मुसीबत में ना फंसो। मैं खुद को संभाल सकती हूँ, सो लीव मी। कहते हुए साक्षी ने जब आदित्य की आंखों में देखा तो वो एक पल के लिए सहम गई। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वो एक एक शब्द चबाते हुए बोला, बहुत हुआ। मैं तुम्हें अब 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, या तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के घर लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हें रोहन से जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। साक्षी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो आदित्य के बारे में इतना तो समझ ही चुकी थी कि वो कोई कोरी धमकी नहीं देता। और वो इतना जानती थी कि अगर वो गलती से भी अपने डैड के घर गई तो वो दोबारा वहां से वापस नहीं निकल पाएगी। वो मन महसूस कर रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में शैतानी बत्ती चली। आदित्य रघुवंशी, अब से तुम पछताओगे। तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि तुमने किस लड़की से पंगा लिया है। क्या वाकई साक्षी आदित्य को पछताने पर मजबूर कर देगी? क्या ये तकरार एक नए इश्क की शुरुआत है, या एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? आदित्य ने क्यों कहा कि उसे साक्षी और रोहन के बारे में सब पता है? क्या साक्षी का कोई पुराना राज खुलने वाला है? जानिए इन सवालों के जवाब। सुनिए इश्क है सिर्फ तुमसे का अगला एपिसोड।